अपना बेरैक्ट देखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही बेस होता है। जितना ज़्यादा बेरैक्ट पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। फिर धीरे धीरे आप कमेंट्री पढ़िए, जजमेंट्स पढ़िए, आप पर कवर करिए, फिर उसके बाद कमेंट्री वगैरह पढ़िए और जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद अपना टाइम बढ़ाइए और बस यही सक्सेस का एक रास्ता है। सिविल जज के पद पर एक भाई और बहन एक ही परिवार के दोनों का चयन हुआ है। मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। एदमातपुर क्षेत्र का एक बार फिर नाम रोशन हो चुका है। शैलजा जी और सुधांशु मेरे साथ हैं। दोनों से आइए बात करते हैं, उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने ये परीक्षा पास की, कितनी कड़ी मेहनत के पीछे उनका ये परिणाम जो आया है, अब कैसा माहौल घर में है, आइए जानते हैं। सबसे पहले शैलजा जी मेरे साथ हैं। शैलजा जी, जब आपका चयन इस पद पर हुआ, जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा आपको लगा और घर में उसके बाद कैसा माहौल था? जी, बहुत ही खुश, सब लोग बहुत खुश थे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। सब लोग एकदम से इतने खुश हो गए, मतलब इससे बड़ी बात सब लोग भगवान को थैंक यू कह रहे थे। इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकता है राखी के त्यौहार पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये इनसे ये है कि किस तरीके से आपने इस परीक्षा की तैयारी की। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने पूरी तैयारी की। आप उन्हें कौन कौन से टिप्स और देना चाहेंगे जिससे वो ये तैयारी आगे कर सकें? जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो तभी आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आज लाओ पीसीएस की वैकेंसी आ गई तो लाओ पीसीएस दे लें, आज जे की आ गई तो आज जे दे लें। आप पहले अपना डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर था। 2015 में मैंने लॉ ज्वाइन करी कि मुझे जुडिशरी करनी है। मैंने जुडिशरी की ही तैयारी करी। बीच में एपीओ की भी वैकेंसी आई पर मैंने उसके लिए नहीं ट्राई करा, क्योंकि मुझे इसी को वेट करना था, इसी की तैयारी करना था, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। और सबसे बड़ी बात है कि हार्डवर्क ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शैलजा जी ने एक बात स्पष्ट कह दी कि सबसे पहले अपना एम हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की लाइन में आगे जाना है, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कई सारी चीज़ें होती क्या है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि किसी दूसरे उसमें ना चले जाएं। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको एक अपना एम डिसाइड करना है कि इस जॉब में आपको जाना है। और तीसरा क्वेश्चन मेरे शैलजा जी से ये है कि आपके भाई ने आपकी क्या मदद की या पूरे परिवार का किस तरीके से आपका गाइडेंस रहा, वो भी ज़रा बताइए। जी, सबसे पहले तो हम अपनी माताजी के बारे में कहेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ सकें ये एनवायरनमेंट उन्होंने ही घर में क्रिएट करा। वो हमें हमेशा मोटिवेट करती थी कि हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और दूसरा फिर जो कैसे हमें पढ़ाई करनी थी, क्या पढ़ना था, वो हमेशा हमारे पिताजी ने हमें बताया। वो स्टार्टिंग से ही मटेरियल भेजते थे, टॉपिक भेजते थे कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। भैया ने भी हमेशा मदद करी, वो समझाते थे। और तैयारी के दौरान छोटे भाई ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी। जैसे मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या जी याद नहीं हो रहा है, कोई नाम याद नहीं हो रहा, डेट याद नहीं हो रहा, तो वो मुझे याद कराता था, समझाता था। हमारे दर्शक एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि सिविल सेवा जो आपने जज की परीक्षा पास की है, उसमें किस तरीके से बच्चों को सबसे पहले किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके का मोटिवेशन आगे चलना चाहिए, कैसे उन्हें आगे पड़ाव बढ़ना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको अपना बेरैक्ट देखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही बेस होता है। जितना ज़्यादा बेरैक्ट पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। फिर धीरे धीरे आप कमेंट्री पढ़िए, जजमेंट्स पढ़िए, पर बेरैक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। अगला सवाल मेरा ये है कि लड़कियों को किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि आज का माहौल जो आपने देखा है किस तरीके का है, और आपने जिस तरीके से इतनी छोटी सी उम्र में ये परीक्षा पास कर ली है, लड़कियों को आप क्या एक मोटिवेशन के तौर पे बताना चाहेंगे? देखिए, लड़कियों के लिए सबसे सेफ़ जॉब ये है, और जुडिशरी में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये हर एक तरीके के प्रेशर से ऊपर होती है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है लड़कियों के लिए इस जॉब में। बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, उन्हें इस जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। और लॉ भी मैं चाहूँगा कि ये हर एक लड़की करे, क्योंकि इससे उन्हें उनकी राइट्स के बारे में पता चलता है कि उन्हें हमारे देश के कानून के अंदर कितने अधिकार दिए गए हों। एक जागरूकता आती है पूरे आम जनता के अंदर। सिविल सेवा जज को अब ये बन चुकी हैं, अब किस तरीके से इन्हें फैसले सुनाने हैं, क्योंकि अदालत के वहाँ पर बैठना होगा, इन्होंने अपराध के जो वहाँ पर आएंगे मुकदमे वो सुनने होंगे और किस तरीके से फैसला सुनाना होगा। आइए इनसे ही जानते हैं। अब अगला जो आपका पड़ाव है वो बहुत ही कठिन होने वाला है, अब उस पर आपका कैसा फोकस है, कैसे आप उस पर और काम करेंगी, बताइए। जी,
एज अ जज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इम्पार्शियल रहें। जो भी है उसमें आपको बिल्कुल इम्पार्शियल न्यूट्रल होकर डिसीजन देना है और जो भी पार्टी आती है उसको एक बराबर नज़रिए से देखना है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जिसकी राइट्स हैं उसको आपको इन्फोर्स करना है और जो गलत है वो गलत है। बहुत अच्छी बात बताई कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, हमें केवल अपना एक सही नज़रिया रखना है और उस पर अपना फ़ैसला देना है। सुधांशु जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले आपके जो घर का जो माहौल है, आपके परिवार में सभी जज हैं, बड़े भाई भी आपके जज हैं, मैंने देखा भदोही में उनकी अभी पोस्टिंग है, तो एक पूरा माहौल जो घर का एक है कि सिविल जज में है सब लोग। पापा जी भी रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो भी जज थे, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे जज लाइन में ही जाना है? देखिए, शुरुआत से ही हम लोग का, बहन का, मेरा, भैया का, सब लोग का डिसाइडेड था पहले से ही कि जुडिशरी की लाइन में जाएंगे। पापा मम्मी हमेशा से चाहते थे कि जुडिशरी ज्वाइन करें हम लोग। तो भाई ने भी 2018 के बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और फिर उसके बाद मैंने और बहन ने भी उस चीज़ की पढ़ाई शुरू करी और आज हम दोनों साथ में बन पाए जज। बड़े भाई का कितना सहयोग आपको मिला, किस तरीके की गाइडेंस उन्होंने दी, क्योंकि वो एक खुद जज बन चुके हैं पहले से, और किस तरीके की गाइडेंस, किस तरीके का मार्गदर्शन आपके लिए उनका रहा? देखिए, पिताजी और भाई दोनों की वजह से ये हो पाया है और जितना जैसे जो भी कोर्स है, मटेरियल हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़े भाई ने बताया, पिताजी ने बताया, तो उसी को ही सब हम लोग साथ में पढ़ते रहे, डिस्कस करते रहे आपस में, मैं और बहन, और उसकी वजह से सब तैयारी आज उतनी अच्छी हो पाई जितनी आज सब लोग यहाँ पे पहुँच पाएँ। अगला सवाल आपसे ये है कि अब आगे जिस तरीके से आप जज बन चुके हैं, अब आपके सामने क्या आगे और कठिनाइयाँ आने वाली हैं, किस तरीके के आप फैसले आगे और लेने वाले हैं और किस तरीके से आप आगे के युवाओं को मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, जज बन के सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि समाज की सेवा सबसे अच्छे तरीके से कर पाएँ, जो भी है सबके लिए बराबर लॉ रहे और हमेशा इम्पार्शियल रह के डिसीजन रहे जो भी हमारे कोर्ट का रहेगा। और आगे जो नए एस्पिरेंट्स हैं इसके यूपी PCSJ के लिए, जैसा बहन ने बताया, बेयर एक्ट्स पे हमेशा ध्यान दें। बेयर एक्ट्स ही बेस हैं, उसको पढ़ें सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जजमेंट्स और कमेंट्री देखें, और बस यही कहना चाहूँगा जी। इस तरीके का सुधांशु जी ने, शैलजा ने साफ तौर बताया कि शैलजा जी की जो है वो उसमें न्यायिक सेवा जज के तौर पे 51वीं रैंक आई हुई है और सुधांशु जी की 276वीं रैंक आई हुई है। दोनों ने सिविल सेवा जो परीक्षा है जज की वो पास कर ली है, दोनों मेरे साथ हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें अब किस तरीके से उनका पड़ाव जो आगे का है वो अदालत में वहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके से न्याय जो देना है वो भी उनको देना है, और एक साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गलत चीज़ को कभी भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, केवल जो फैसले हैं उनके वही रहेंगे, जो सही फैसला है उसी को देखेंगे। और भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कौन कौन सी बुक्स शैलजा जी आपने इसमें यूज़ की, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिससे उन्हें भी थोड़ा आगे मोटिवेट मिले। जी, सबसे पहले तो बुक्स की पब्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। आप ईस्टर्न बुक कंपनी है वो है, लेक्सिक्स नेक्सस है, ऑक्सफोर्ड है, इन्हीं की पब्लिकेशन की बुक्स ही प्रेफर करा करिए। शैलजा जी ने हमारे दर्शकों को साफ तौर बताया कि अगर आप सिविल सेवा जज की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स उन्हें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है जिससे वो ये तैयारी कर सकें और इस सिविल सेवा जज की परीक्षा को वो भी पास कर सकें। सुधांशु जी मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जिससे वो इस परीक्षा को पास कर सकें और इस परीक्षा में आगे मोटिवेट हो सकें? देखिए, सब लोग अपना टारगेट पहले से ही फिक्स कर लीजिए। जैसे आप लॉ कर रहे हैं उसी दौरान 3rd या 4th ईयर, जब भी आप चाहें तो एक टारगेट फिक्स करिए और फिर टाइम देना शुरू करिए उसके लिए। अपना जो भी जितना टाइम आप निकाल पाएँ, रेगुलर पढ़ाई करिए, धीरे धीरे कोर्स कवर करिए पूरा। बेयर एक्ट सबसे पहले आप कवर करिए, फिर उसके बाद कमेंट्री वगैरह पढ़िए और जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद अपना टाइम बढ़ाइए, और बस यही सक्सेस का एक रास्ता है। आप पढ़ाई करिए बस ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो पाए। और क्या, सिविल सेवा जज की जो तैयारी है जिस तरीके से इन दोनों ने की है, अब मैं शैलजा से एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा कि कितने घंटे तैयारी करनी पड़ती है, कितने घंटे आपने तैयारी की, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, घंटों से ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप कितना रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने 15 घंटे पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा। आपको रोज़ पढ़ना है, भले आप 6 घंटे पढ़ो, रोज़ कम से कम 6 घंटे 7 घंटे निकालिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जो आपने तैयार करा उसे लगातार रिवाइज़ करते रहें, और फिर जब वैकेंसी आ गई तब 13-14 घंटे रोज़ पढ़िए। शैलजा जी ने बताया कि 6 से 7 घंटे रेगुलर हमें पढ़ना पड़ेगा, और रिवीजन सबसे बड़ा मोस्ट उन्होंने बताया कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और जब वैकेंसी आए तो 13 से 14 घंटे इस परीक्षा की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्या टाइम टेबल शैलजा जी आपका रहता था पढ़ने का? जिस तरीके से आपने ये पहले अटैम्प्ट में परीक्षा पास कर ली है, क्या आपने टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रखा जिस तरीके से आपने ये परीक्षा पास की?
जी, मेरा हमेशा से ही जब से वैकेंसी नहीं आई थी तब भी मेरा फ़िक्स था कि मैं सुबह 9 बजे से बैठ जाऊँ अपनी पढ़ाई के लिए। फिर खाना जब तक नहीं बनता था 1-2 बजे तब तक लगातार पढ़ते थे। फिर शाम का खाना खा के मतलब खाना खा के दोपहर के शाम को फिर 4 से 6-7 बजे जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ते थे। और फिर खाना रात का खाने के बाद फिर 1-2 घंटे और फिर जब तैयारी वैकेंसी आ गई थी तब तो लगातार 9 से रात के 1-2 बजे तक चलता था। बस खाना खाने ही उठते थे। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या भाई बहन के अंदर दोनों के अंदर कन्वर्सेशन होता था? क्योंकि वैकेंसी अगर नज़दीक होती है तो एक अंदर से धड़कनें बढ़ जाती हैं, और क्या कन्वर्सेशन होता दोनों के अंदर? किस तरीके की तैयारी होगा कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये चीज़ नहीं आ रही है तो इस चीज़ पे फोकस करना है, वो क्या कन्वर्सेशन आपके दोनों के बीच में? देखिए, हमेशा से साथ में ही डिस्कस करते रहे हम लोग। जो भी कोई भी टॉपिक इशू रहता था तो साथ में बात कर ली, भैया से पूछ लिया, कोई टॉपिक इनका फंस रहा है तो मैंने उस पर नोट्स बना लिया, देख लिया, फिर इनको बता दिया। और ज़्यादातर पोर्शन वैसे बहन ने ही मेरी मदद करी है, उसी को ही पढ़ के मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ आज। बहुत अच्छी बात बताई सुधांशु ने कि बहन ने एक भाई की मदद की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए, कभी कोई चीज़ उनको नहीं आती थी तो उन्होंने उनकी मदद की, और इनको नहीं आती तो उन्होंने मदद की। एक ये बहुत अच्छी बात दोनों ने बताई, और फोकस जो था उनका वो शुरू से ही इसी परीक्षा पे था, जो उन्होंने पहले अटैम्प्ट में ये परीक्षा पास कर ली। पूरे एदमातपुर क्षेत्र का एक बार फिर नाम दोनों भाई बहन ने रोशन कर चुके हैं। और रक्षाबंधन के पर्व पर जो त्यौहार जो होता है वो भाई बहन के एक अटूट संबंध का त्यौहार होता है, और इस संबंध पे इतनी बड़ी खुशी इस घर को मिलना वो बहुत बड़ी बात है। और सिविल सेवा जज के तौर पर दोनों अब चयनित हो चुके हैं, और आगे का पड़ाव जो है वो इस तरीके से हासिल कर लें, यही शुभकामनाएं हम उनको देते हैं। और यहाँ पर सिविल सेवा जज के तौर पर एक भाई और बहन ने एदमातपुर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, आइए मैं उनसे जानता हूं कि किस तरीके का माहौल घर में बना हुआ है, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के अटूट संबंध का एक रिश्ता माना जाता है, और इस पर इतनी बड़ी खुशी अगर घर में आ जाए तो घर में किस तरीके का माहौल है वो मैं उनसे जानता हूँ। सर, आपके घर में रक्षाबंधन के त्यौहार जो था वो नज़दीक था, और उस पर इतनी बड़ी खुशी अगर घर में आ जाए तो बहुत बड़ा माहौल घर में बन जाता है। जब आपको अपने बेटे और बेटी की परीक्षा का परिणाम पता चला तो घर में किस तरीके का माहौल था वो ज़रा बताइए। एक तो सर्वप्रथम आपको सभी लोगों को थैंक यू और बधाई हमारे आवास पर आने के लिए। दोनों बच्चों का परिणाम रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ही आया, और ये भाई बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और एक पिता होने के नाते इससे बड़ी गर्व और सम्मान की बात कोई और नहीं हो सकती कि दो बच्चों का चयन उत्तर प्रदेश न्याय सेवा जैसी बड़ी परीक्षा में चयन हुआ है, और ये बच्चों प्रथम प्रयास में ही ये बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। और बच्चों को हम लोगों ने पहले से ही मोटिवेट किया, प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन्होंने हमको, मैं भी अभी आई हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट डेटा इन द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑन 31 जुलाई 2013. Within a year, this result has been pronounced by the Publishers Commission. I am proud of you, about my children and their performance in UPPCSJ. और मेरे जो बड़े बेटे हैं वो भी पहले से ही सिविल जज हैं, वाइफ भी MA B.Ed PhD, उनकी भी बहुत बड़ी प्रेरणा बच्चों को मिली, और उन्होंने बहुत पालन पोषण और उनके ज्ञान वर्धन किया। और हमारा पहले से ही उन बच्चों को परिवार में भी एक न्यायपालिका के सदस्य होने के नाते न्याय क्षेत्र में कार्य करने का और प्रयास उसी क्षेत्र में जाने का एक मौका मिला। हम लोगों की प्रेरणा से और बच्चों की स्वयं की मेहनत से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं बच्चों को भी पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे आवास पर आए और बच्चों से और हमसे साक्षात्कार इस संबंध में लिए। सर, दूसरा सवाल मेरा यह है कि किस तरीके की गाइडेंस आपके बच्चों के लिए रही जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक थी सिविल सेवा जज की, तो आपका गाइडेंस बच्चों के ऊपर किस तरीके का था? बच्चों ने कोई कोचिंग अटेंड नहीं की। हम लोगों ने, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कैडर का अफसर था, और बेटे सिविल जज थे बड़े वाले, तो हमने मिलके जो लॉ क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स लीगली रिलेटेड, वो लॉ से जो रिलेटेड होते थे उनके बारे में बताया, और अपना जो अनुभव था जुडिशियल सेवा का उसके बारे में भी गाइड किया। और जो प्रश्न संभावित थे और जो प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जाने थे उनका पहले से ही यहाँ इंटरव्यू बतौर यहाँ साक्षात्कार बच्चों का होता था, और घर पर भी प्राइवेट, तो हम लोगों ने इस तरह उनको गाइड किया। सर, आजकल के जो युवा हैं उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं, किस तरीके की गाइडेंस उनको देना चाहते हैं जिससे वो भी आगे बढ़ सकें? आजकल के बच्चों को हम ये सुझाव देना चाहते हैं और राय देना चाहते हैं कि कोचिंग वगैरह की किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये बच्चे स्वयं अध्ययन करें। अध्ययन परिश्रम का फल मीठा होता है। अध्ययन ही मुख्य अध्ययन है। जैसे
10-10, 12-12 घंटे लक्ष्य बनाकर उसी न्यायिक सेवा में अध्ययन करें। और ये सबसे बड़ा संदेश उनके लिए है। ये परिणाम है, मेरे बच्चे तीनों जो न्यायपालिका में, उन्होंने भी अध्ययन कोई वरीयता दी, कोई कोचिंग वगैरह कहीं अटेंड नहीं की, स्वाध्याय से ही ये बड़ी सफलता प्राप्त की। बहुत अच्छा बताया कि घर का जो पूरा परिवार है वो एक जज के तौर पे है, बड़े बेटे हैं वो भी भदोही में जज हैं, सर भी अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं और दोनों भाई बहन भी अब जज बन चुके हैं। तो सर से लास्ट मैं यही पूछना चाहूँगा कि सर बच्चों को किस तरीके से तैयारियाँ करनी चाहिए, किस तरीके कितने घंटे परीक्षा आने वाले टाइम पे या पहले से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो ज़रा बता दीजिए। बच्चों को पहले प्रारंभिक परीक्षा पहले विज्ञप्ति आने से पहले से ही मन बनाना चाहिए कि हमको इस न्यायिक क्षेत्र में जाना है और हर सब्जेक्ट की गहराई से, शॉर्टकट सफलता का कोई नहीं होता, हर सब्जेक्ट की गहराई से अध्ययन करना चाहिए। कोई भी चैप्टर प्रारंभिक परीक्षा के लिए छूटे नहीं विद्यार्थियों तैयार करने के लिए, तो हर चैप्टर को गहनता से अध्ययन करें और घंटे माने नहीं रखता, मन लगाकर ध्यान लगाकर केंद्रित होकर अध्ययन करना ही सब श्रेयस्कर रहता है। और बच्चों को हम यही सलाह देंगे। और हमारे घर में 1 वर्ष से टीवी नहीं चला, जब बच्चे अध्ययन रहते। इसी प्रकार मीडिया और उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविज़न वगैरह से दूरी बनाए रखें। बहुत ही आवश्यक हो तो गूगल का प्रयोग जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए करें और जनरल नॉलेज गूगल पर उपलब्ध है। और अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे मन से तैयारी करें। तो कोई भी सेवा हो, कोई बड़ी सेवा नहीं रहती अध्ययन के सामने। हर एक सफलता मिलती है हर व्यक्ति को। और जो बच्चे अध्ययन करेंगे, मन से लगन से पढ़ेंगे, उन्हें असफलता अवश्य मिलेगी। भले ही उनमें एक आध बार असफल हो जाएं, फिर भी बीच में अध्ययन को नहीं रोकना चाहिए। अगले अटेम्प्ट में वो अवश्य सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर मन लगा के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर ढंग से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। सर ने कहा कि मन पढ़ाई के अंदर ज़रूर लगना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करते, लेकिन आपका पढ़ाई में कितना मन लग रहा है वो मैटर करता है। और सर ने एक और बात, सबसे बड़ी बात बता दी कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर उस परीक्षा को पास कर लेंगे। ये सबसे बड़ी बात सर ने आज यहाँ अपने मार्गदर्शन के तौर पर दी है। सर, युवाओं को किस तरीके का मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं, ये लास्ट सवाल मेरा आपसे। हाँ, युवाओं के लिए यही है कि पहले एक पक्का इरादा हो। एक कहावत है कि फर्म डिटर्मिनेशन इज़ द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस, कि दृढ़ जो इरादा है, पक्का इरादा है, सफलता का वही श्योरेस्ट निश्चित मार्ग है। और वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत को ध्यान रखते हुए कर्म ही पूजा है और अपना अध्ययन करें और निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर ने बहुत अच्छी बात बता दी कि कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो किसी भी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये मेरे साथ दोनों सुधांशु जी और शैलजा जी के पिताजी मेरे साथ